नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज के ही तहत इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इशूज को। इससे पहले हमने डिस्कस किया है नेशनल इशूज, तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा हो तो आप इस चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर के आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो भारत नेपाल के बीच पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। ये पाइपलाइन किस स्थान से किस स्थान को जोड़ती है, यानी किन दो स्थानों के बीच ये बिछाई जा रही है? तो बिहार के मोतिहारी और नेपाल के अमलेखगंज के बीच, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। कुल लंबाई कितनी है इस पाइपलाइन की? तो 69 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है और इसका निर्माण जो है भारत कर रहा है, ठीक है। अभी तक नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई टैंकर्स के माध्यम से होती थी। तो एक उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो गोरखपुर से लगता है, तो यहाँ दीनदयाल नगर, जिसे पहले जो है मुगल सराय और उसी के पास जगह है अली नगर, तो वहाँ से बड़े पैमाने पर रोज जो है टैंकर्स निकलते थे तेल लेकर के और नेपाल में सप्लाई होती थी, ठीक है। उसी तरीके से फिर बिहार में वीरगंज वाला बॉर्डर, लेकिन अब जो है पाइपलाइन बिछा दी गई है। तो 10 सितंबर 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इन दोनों लोगों ने जो है इसका उद्घाटन किया। और इसके बारे में महत्वपूर्ण क्या है कि ये पहली ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन है भारत की, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है देश के पार जाकर के कोई पाइपलाइन अभी इससे पहले तक भारत ने नहीं बिछाया है, ये पहला है। और दूसरा महत्वपूर्ण ये कि ये दक्षिण एशिया का पहला तेल पाइपलाइन कॉरिडोर है, ठीक है। अब इसके बन जाने से क्या होगा? तो पेट्रोलियम उत्पादों की सुगम, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल आपूर्ति सुनिश्चित होगी, ठीक है। तो भारत नेपाल के बीच पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन। अब आगे बढ़ते हैं। तो जापान में नया युग शुरू हो गया है। कैसे नया युग शुरू हो गया? तो जापान के अभी तक जो है जो राजकुमार थे, युवराज थे, नारुहितो जापान के राजा बन गए हैं। किस क्रम के राजा हैं? तो 126वें राजा जो है जापान के बने हैं नारुहितो। इससे पहले कौन राजा था? तो इससे पहले सम्राट अकिहितो जापान के जो है सम्राट थे। तो जापान में क्या है? जापान में संवैधानिक राजशाही है। ब्रिटेन में क्या है? संवैधानिक राजशाही है, संविधान है, सारा काम देश में संविधान के हिसाब से चलेगा। मिनिस्टर्स चलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में सरकार, लेकिन जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होगा, जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह ब्रिटेन में वहाँ का संप्रभु होता है और जापान में वहाँ का संप्रभु होता है, ठीक है, सोवरेन, यानी जो है यहाँ का सम्राट जापान का। तो जब भी जापान के कोई नए राजा गद्दी संभालते हैं तो जापान में एक नए युग की शुरुआत होती है और उत्साह से जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब 126वें सम्राट बने हैं नारुहितो, तो जापान में जो है रीवा युग का या रैवा युग ऐसे करके भी प्रोनाउंसिएशन लोग कर रहे हैं, इस युग की शुरुआत हो गई है। इससे पहले कौन सा युग चल रहा था? तो हीसेई युग। तो हीसेई युग समाप्त हो गया। अब जो है रीवा युग की शुरुआत जो है हो गई है, ठीक है। यहां पर जैसा कि लिखा है कि प्रत्येक जापानी सम्राट के शासनकाल को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। जापान के सम्राटों की भी पूरी एक हिस्ट्री है, कैसे कैसे वो देवीय आधार पर पूरी की पूरी जो है टिकी हुई है और कैसे अमातेरासु से ये पूरी कहानी चली आ रही है। और जापान का जो राजवंश है वो दुनिया का सबसे प्राचीन राजवंश है। 2600 वर्ष इसकी उम्र
मानी जाती है। हो सकता है ये इससे भी प्राचीन हो। 126वीं पीढ़ी अब राजा बनी है, तो आप सोच लीजिए, ठीक है। तो जापान का इतिहास बहुत अलग है, लेकिन आप देखें कि बहुत से विकसित देश भी अपने देश में राजा और रानी को बनाए रखे हुए हैं, ठीक है। अगला, ताइवान में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल गई, ठीक है। तो ताइवान एशिया का पहला देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। तो काफी दक्षिणपंथियों ने जो है इसका विरोध किया, लेकिन अंततः जो है वहां से ये प्रस्ताव पारित हो गया। अगला, ब्रिटेन की कंपनी थॉमस कुक दिवालिया घोषित हो गई है। तो बहुत प्रचार आप लोगों ने देखा होगा, जो है टूर एंड ट्रेवल्स की, ये दुनिया की सबसे ओल्ड कंपनी थी, लेकिन लगातार घाटे में चलते चलते ये जो है अंततः बंद हो गई। और ये कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये बंद हुई तो 6 लाख पर्यटक फंस गए। मतलब बंद होने के समय भी 6 लाख पर्यटक इससे जो है वो इसका जो है पूरा प्रोग्राम परचेस करके वो विभिन्न देशों में घूम रहे थे, ठीक है। तो अंततः ये बंद हो गई। 1841 में इसकी स्थापना किया था थॉमस कुक ने। तो ये बहुत पुरानी कंपनी थी, लेकिन चली गई, ठीक है। भारत जीएसपी सूची से बाहर हो गया है। तो पहले तो हम समझ लें कि जीएसपी होता क्या है। तो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज, जीएसपी। तो जीएसपी के तहत अमेरिका विकासशील देशों के उत्पादों को अमेरिका में ड्यूटी फ्री एंट्री देता है एक सीमा तक, ठीक है। भारत इस जीएसपी व्यवस्था से काफी जो है लाभ की स्थिति में था अन्य देशों के मुकाबले। लेकिन जो है अमेरिका ने ये आरोप लगाया, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि भारत तो जीएसपी का लाभ अमेरिका में ले रहा है, लेकिन भारत अपने बाजारों में हमें जो है समान और उचित एक्सेस नहीं प्रदान कर रहा है। उसमें जो है एक बाइक का आपने किस्सा सुना होगा 4-5 महीने पहले, हार्ले डेविडसन का। तो हार्ले डेविडसन में वो उदाहरण दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, ये अपने खुद से कहा भी कि 100% टैक्स लिया जा रहा है। यानी जितने की बॉर्डर पर जो है भारत के बॉर्डर पर हार्ले डेविडसन आ रही है, उतना ही उससे टैक्स लगाया जा रहा है। तो भारत के बाजारों में हार्ले डेविडसन काफ़ी महंगी हो जा रही है। तो फिर उसके बाद यहाँ सरकार ने उससे 50% किया, लेकिन 50% तो था ही। तो ये जो है इस सूची से भारत को बाहर अमेरिका ने कर दिया है। हालांकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भारत को बहुत नुकसान होगा, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत को उतना अधिक नुकसान नहीं होगा जितना बताया जा रहा है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तरजीही व्यापार सूची से आधिकारिक रूप से भारत को बाहर कर दिया गया। जीएसपी प्रोग्राम के तहत भारत को अमेरिका में 2000 वस्तुओं को बिना टैक्स निर्यात करने की छूट प्राप्त थी, जिसमें ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, कपड़ा सामग्री तथा ज्वेलरी आदि शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला भारत मध्य एशिया संवाद। तो भारत एवं मध्य एशिया के बीच वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारत मध्य एशिया संवाद आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये पूछ लेगा कि यह कहाँ आयोजित किया गया। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारत मध्य एशिया संवाद आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। तो कौन कौन देश इस संवाद में शामिल हैं। तो भारत तो है ही, उसके अलावा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए। क्या उद्देश्य है इसका। तो संवाद के उद्देश्य में भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच व्यापारिक मार्ग को प्रशस्त करने के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध मध्य एशिया के साथ मजबूत करना शामिल है, ठीक है। अगला, रूस द्वारा आईएनएफ समझौता निलंबित कर दिया गया। तो पहले तो ये समझ लें कि ये आईएनएफ यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी क्या है। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में 2 महाशक्ति उभर करके आई, एक यूएसएसआर
और एक यूएसए। ठीक है, शीत युद्ध में कोई युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध की आशंका हमेशा जो है बनी रही। उसी दौरान जो है इन दोनों देशों ने, अमेरिका और रूस ने 1987 में एक जो है ट्रीटी साइन की। उसमें यह बात थी कि मध्यम दूरी की मिसाइलों की संख्या ये दोनों देश क्या करेंगे, सीमित करेंगे, कम करेंगे, हथियारों की दौड़ को बंद करेंगे। तो अब जाकर के रूस इस समझौते से बाहर निकला है, जबकि अमेरिका काफी पहले इससे निकल गया है। तो रूस द्वारा मार्च 2019 को INF समझौते को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया, जबकि अमेरिका इससे पहले ही समझौते से बाहर हो चुका है। मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि के तहत मध्यम दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच 1987 में शीत युद्ध के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। अगला, इटली OBOR परियोजना में शामिल हो गया। तो चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है, पहल में इटली भी शामिल हो गया और इटली G7 का पहला देश है जो वन बेल्ट वन रोड में जो है शामिल हो गया। ये OBOR, इसे न्यू सिल्क रूट भी कहते हैं। प्राचीन काल में सिल्क रूट की चर्चा एशिया को अफ्रीका से जोड़ने वाली प्राचीन सिल्क रूट के अंदाज में जो है इसे बनाया जा रहा है, इसलिए इस परियोजना को OBOR को न्यू सिल्क रूट भी कहा जाता है। एशिया, अफ्रीका, चीन तथा यूरोप को सड़क मार्ग द्वारा कनेक्ट करने की ये योजना है और ये चीन की अति महत्वाकांक्षी योजना है। अगला, हाउडी मोदी, ठीक है, काफी चर्चा रही, मेगा शो हुआ हाउडी मोदी। तो सबसे पहले तो हाउडी क्या है उसको समझ लें। तो दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में जो है एक दूसरे से अभिवादन करने के लिए हाउडी शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाउडी का मतलब है हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे हैं। तो वहाँ सब चीज़ों को शार्ट किया जा रहा है, सबके पास जल्दी है। तो हाउडी मोदी, ठीक है, ये जो है कहाँ पर किया गया, तो अमेरिका के टेक्सास शहर के ह्यूस्टन में NRG स्टेडियम में 22 सितंबर 2019 को इसका आयोजन हुआ। किस कार्यक्रम का? हाउडी मोदी कार्यक्रम का। भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री जी ने यहां संबोधित किया और 50,000 लोग यहां पर थे। डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे और पूरा जलवा जो है प्रधानमंत्री का दुनिया ने यहां देखा। किसी विदेशी नेता का द्वारा आयोजित या विदेशी नेता के लिए आयोजित ये अमेरिका का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। और इसी के साथ टेक्सास राज्य की बात कर लें तो टेक्सास राज्य जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 2.5 लाख है। आगे, अफगानिस्तान की स्वतंत्रता के 100 वर्ष, ठीक है। हालांकि ये किस प्रकार से मनाया जा रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अफगानिस्तान कभी भी अंग्रेजों का उस प्रकार से गुलाम नहीं रह पाया। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, सेकंड एंग्लो अफगान वार, और हर बार अफगानों ने पलटवार किया। हालांकि कुछ समय के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ रहा, लेकिन ऐसा नहीं रहा। लेकिन ठीक है, तो उस हिसाब से ये माना जा रहा है कि तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध 1919 में इसे स्वतंत्रता मिली, ठीक है। तो 100 वर्ष हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए जो है बधाई दी। हालांकि कभी जो है आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से एक छोटे से देश के लोग भी अगर अपने बल पे उतर जाएं तो बड़ी दिक्कत होती है। ब्रिटिश राज को भी यहाँ बड़ी दिक्कत हुई और फिर उसके बाद जो है रसिया को भी दिक्कत हुई, महाशक्ति था वो। तुर्की पर अमेरिकी प्रतिबंध, और अभी अमेरिका आज तक दिक्कत झेल ही रहा है। तुर्की पर अमेरिकी प्रतिबंध, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है
तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों प्रतिबंध लगा दिया? तो उत्तरी सीरिया में तुर्की के हमले के विरोध में उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। किन किन क्षेत्र में लगाया गया है? तो रक्षा क्षेत्र में और ऊर्जा क्षेत्र में, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आईओसी सम्मेलन में भारत, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, के कार्यक्रम में जो ये 46वां सत्र था उसमें जो है भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये काफ़ी बड़ी बात है। पाकिस्तान के हिसाब से भी इसे देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मतलब जो है, जो इस्लामिक देशों का संगठन है उसमें भारत को इतना मान सम्मान मिल रहा है। अगला, मलेशिया आईसीसी में शामिल हो गया है। तो आईसीसी क्या है, पहले तो इसे समझ लीजिए। तो आईसीसी एक अस्थाई न्यायाधिकरण है जिसमें जनसंहार, युद्ध के अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। तो इसका 124वां सदस्य देश बन गया है मलेशिया। आगे बढ़ते हैं। क्राइस्ट चर्च काल से जुड़ा है भारत, ठीक है। तो क्राइस्ट चर्च काल क्या है? तो ये जो है फ्रांस और न्यूजीलैंड द्वारा शुरू किया गया है। क्या काम करता है? क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन का जो उद्देश्य है वो है आतंकवाद पर एक उपकरण के रूप में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए चरमपंथी हिंसा और इंटरनेट पर नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकना। तो ये काम है कि जो है आतंकवाद का एक विस्तारीकरण जो है इंटरनेट के माध्यम से जो किया जा रहा है, जो भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, उन सब चीज़ के लिए तो इसमें जो है भारत भी शामिल हो गया है, ठीक है। अगला, मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी ने ग्लोबल आतंकवादी इसे घोषित किया। और ये मसूद अजहर कौन है? तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक और नेता है। अगला, बलूच कार्यकर्ताओं का पोस्टर अभियान। तो पाकिस्तान के अंदर अपने लिए एक अलग देश की मांग काफ़ी जोरों शोर से बलूच लोग कर रहे हैं और लगभग हर भारत सहित हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ये अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर करने के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे सत्र के दौरान बलूच कार्यकर्ताओं ने पोस्टर अभियान चलाया। उसके अलावा भारत भूटान समझौता हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अगस्त में अपनी भूटान यात्रा के दौरान 720 मेगावाट की मांग देहू विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें इसमें रही। आगे बढ़ते हैं। रायसीना संवाद 2019। तो रायसीना संवाद एक भू राजनीतिक सम्मेलन है जिसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2019 के मध्य किया गया और ये रायसीना संवाद का चौथा संस्करण रहा, ठीक है। इस बार के सम्मेलन में कुल 93 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसका उद्घाटन नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने किया और 2015 से ये शुरू हुआ है, यानी रायसीना संवाद, ठीक है। विश्व भर के राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक विचारकों, नीति नियंताओं तथा तकनीकी शोधकर्ताओं की सहभागिता इसमें होती है। इसका आयोजन कौन करता है? तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF की संयुक्त पहल ये है। और अब ये ORF क्या है? तो ORF नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।